Hello students, welcome to Solid State Module 8. Today we will discuss the electrical properties of solids. Electrical properties means based upon their conductivity. We have total range of conductivity starting from 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power 7 per ohm per meter. There are 27 orders of conductivity, starting from 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power 7 per ohm per meter. Means conductivity की range 10 raised to power minus 20 से 10 raised to power 7 पर ओम पर मीटर तक हुआ करती है और ये 27 ऑर्डर्स हैं, मतलब इतनी वेरिएशन हो सकती है. कंडक्टिविटी के आधार पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10 raised to power 4 से 10 raised to power 7 पर ओम पर मीटर यानी कि हाईएस्ट होती है इन तीनों कैटेगरीज में. इंसुलेटर्स 10 raised to power minus 20 से लेके 10 raised to power minus 10, यानी कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अगर देखें तो इंसुलेटर्स डोंट परमिट पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. इंसुलेटर को हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि दोज मटेरियल्स विच डू नॉट परमिट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. एंड कंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं दोज मटेरियल्स विच अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. और सेमी कंडक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे कि दोज मटेरियल्स विच हैव एन इलेक्ट्रिकल conductivity within the range of 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power 4 per ohm per meter. सो हमें ये ऑर्डर्स देख के ही पता लग गया कि इंसुलेटर्स तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 तक का ऑर्डर मीन्स ये अपने बीच में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे. इनके बीच में अगर आप इंसुलेटर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा भी देंगे तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो पाएगी ना आयंस की मूवमेंट हो पाएगी. इसलिए इंसुलेटर्स तो इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्ट नहीं करेंगे, इनके बीच में से चार्ज नहीं फ्लो हो सकता. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले हमारे पास 2 मटेरियल्स बच गए. कंडक्टर्स बहुत बढ़िया, सेमी कंडक्टर्स उतने बढ़िया नहीं लेकिन कंडक्ट करते हैं और रेंज इनकी आपके सामने है. अब कंडक्टर्स जो हैं ये फर्दर 2 तरह के होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स. मेटालिक कंडक्टर्स पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं. वैसे मेटालिक कंडक्टर्स में कंडक्शन या कंडक्टेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. हर मेटल के वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी हमने पढ़ा है. अभी बैंड थ्योरी भी हम फिर से थोड़ा सा वो करेंगे तो उसमें हम देखेंगे. याद रखने वाली या ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जो करता है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण कंडक्ट होती है? वो होती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होती है. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कंडक्टेड. मेटल्स जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं देयर इज नो केमिकल चेंज फाउंड इन देम. ये मेटल्स की खासियत है. और एक और बात याद रखें कि मेटल्स की कंडक्टिविटी विद राइज इन टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करेगी. लेकिन कोई मेटल कितनी अच्छी कंडक्टर होगी, उसकी कंडक्टिंग पावर कितनी ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. जैसे सोडियम है उसमें 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 हैं, एल्यूमिनियम में 3 हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी इस हिसाब से बढ़ेगी. और दूसरे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या तो इनको पिघला दिया जाए मींस आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट या फिर
इन फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस, या फिर इनका पानी में डाल के सॉल्यूशन बना दिया जाए तब कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको मालूम है कि आयंस होते हैं, केटायंस और एनायंस होते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कारण बनते हैं। मेटल्स में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की थी, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन वी कम टू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स में एक डिफरेंट चीज क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स राइजेस या इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक हुए जो प्योर फॉर्म में ही इतनी कर कंडक्टेंस दे देते हैं तो उनको इंट्रिंसिक बोलेंगे, और एक्सट्रिंसिक या डोप्ड जिनमें इम्प्योरिटी मिला के फिर उन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाई गई हो तो उनको एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स में भी टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो देयर इज वेरी वेरी लेस इंक्रीज इन देयर कंडक्टिविटी, अगेन विच इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूसेज। अब हम बात, इससे पहले कि आपको बैंड थ्योरी के आधार पे हम ये डिस्कस करें कि बैंड थ्योरी के आधार पे कौन कंडक्टर होगा, कौन सेमीकंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, उससे पहले बैंड थ्योरी को थोड़ा सा समझना जरूरी है जो हम ऐसे समझते हैं। लेट अस कंसीडर अ मेटल लिथियम। लिथियम एक मेटल है और लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, 1s2 2s1 होती है। एक लिथियम में 1s2 और 2s1। 1s2 तो उसका अंदर वाला शेल हो गया, वैलेंस शेल हुआ उसका 2s1। तो वैलेंस शेल में, लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है फिलहाल, ये अकेला लिथियम था। मान लीजिए लिथियम मेटल का जो सैंपल है उसमें 2 लिथियम्स इकट्ठे हो गए, 2 लिथियम्स ने मिलके मॉलिक्यूल बना लिया, लेट अस से। वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, लेकिन फिलहाल हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 2 लिथियम जब इकट्ठे होंगे तो एक लिथियम का ये 1s1 और ये दूसरे लिथियम का 1s1 है। हाँ जी, 2 लिथियम्स इकट्ठे हुए, ये एक लिथियम का 2s1 और ये दूसरे लिथियम का 2s1। हम 1s2 की बात नहीं कर रहे हैं दोनों लिथियम की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिल्ड हैं, वो उनको कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, उनको ओवरलैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक लिथियम का 2s1, दूसरे लिथियम, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 ही बनने थे, और दोनों में से एक बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक की एनर्जी, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी लो होगी और एंटी बॉन्डिंग वाले की हाई होगी। ये बन गए 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों के दोनों पहले इसमें भरे जाएंगे, अब और कोई बचा ही नहीं तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, यानी कि इनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड है और एंटी बॉन्डिंग अनफिल्ड है। ओके, अगर 3 लिथियम एटम होते तो क्या सिचुएशन होती? तीनों का 2s1 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 3 ऑर्बिटल कंबाइन करते, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 3 ही बनने थे। तो 3 की स्थिति में क्या होना था? एक बनना था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनना था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनना था नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर ही होनी थी। एंटी बॉन्डिंग वाले की हाई होनी थी इससे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और बॉन्डिंग वाले की लो होनी थी। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 यहां जाते और 1 यहां जाता, यहां ये फिर से खाली रह जाता। अगर 4 लिथियम होते तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनते? 4। उनमें से 2 बॉन्डिंग होते और 2 एंटी बॉन्डिंग होते। इस तरह से ये 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 पहले यहां जाते, 2 यहां जाते, और एंटी बॉन्डिंग फिर से खाली। अब गौर करने वाली बात क्या थी कि फर्स्ट जब 2 लिथियम थे फर्स्ट केस में, तो इन दोनों के बीच बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी गैप काफी था। फिर उसके बाद 3 जब आए तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का गैप थोड़ा कम हुआ, बीच में ये मीडिएट कर गया एक्चुअली।
बॉन्डिंग के बाद नॉन बॉन्डिंग आ गया और ये गैप मतलब फिल्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का गैप कम हुआ। जब 4 हुए तो ये फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका गैप आप देख रहे हैं और कम हो गया, क्योंकि यहां पे ये वाला, अगर ये वाला बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ये है, ये बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ये है। अब इसका और इसका गैप तो काफी है, लेकिन इसके ऊपर एक और स्टैक हो गया, तो उसके कारण हाईएस्ट फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का गैप कम हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब हमारे पास n लिथियम, बहुत सारे लिथियम इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके सबके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और ऐसा वाला कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बैंड बनेगा, जिसमें हाफ जो होंगे वो क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और ये वाले बॉन्डिंग होंगे और ये एंटी बॉन्डिंग होंगे। और हमें मालूम है बॉन्डिंग वाले लिथियम के केस में सारे भरे हुए होते हैं, यानी कि यहां तक ये हाफ ये भरा होगा और हाफ ये खाली होगा। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी लिथियम की। दिस विल बी half of the band of lithium, this is which is bonding molecular orbital, वो भरा होगा, और अपर हाफ जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो खाली रहेगा। अब जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बड़े मजे से, बड़ी आसानी से, क्योंकि यहां में और यहां में कोई गैप नहीं है, ये वैलेंस बैंड बन रहा है और ये कंडक्शन बैंड बन रहा है। वैलेंस बैंड से बिना किसी कोशिश के, कोई छलांग नहीं इलेक्ट्रॉन्स को लगानी पड़ेगी, वो आसानी से कंडक्शन बैंड में एंटर कर जाएंगे। और जब भी किसी चीज के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में एंटर कर जाएं, इसका मतलब है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली। वैलेंस बैंड क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट, रादर इट इज द आउटरमोस्ट फिल्ड band of electrons, and conduction band क्या होता है? It is the lowest empty energy level of a molecule. तो लिथियम में हम देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं है, तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर चले जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। चलिए यही स्थिति हम देखें कि बेरिलियम जैसा मॉलिक्यूल होता, तो लिथियम में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेट अस से दिस इज नॉट लिथियम, लेट अस से इट इज बेरिलियम। तो बेरिलियम के केस में बाकी डायग्राम ऐसी ही रहनी थी। क्या फर्क आना था? यहाँ पे एक की बजाय क्या होने थे, दो इलेक्ट्रॉन्स होने थे, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर हम डबल करते हैं तो बेरिलियम में कुछ ट्रेंड ऐसा रहना था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल दो बेरिलियम होते तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स होने थे, ये भी भर जाना था, ये भी भर जाना था। और सेम वे अगर 4 बेरिलियम हम लेते तो 4 बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने थे, ये तो 4 तो यहां आने थे और 4, यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब भर जाने थे। और जो फाइनली n लिथियम्स का आना था, उसमें ये जो बैंड था होना तो इसी तरह क्लोजली स्पेस था, लेकिन सारे का सारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सारा का सारा भरा हुआ होना था, कुछ इस तरह से। ये बेरिलियम का केस है, ये बेरिलियम का 2s है जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? हमने बात पहले ही की कि इसको तो हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, आउटमोस्ट फिल्ड एनर्जी बैंड ऑफ a molecule is called valence band। लेकिन कंडक्शन बैंड किसको कहेंगे? लोएस्ट एम्प्टी एनर्जी लेवल ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब लोएस्ट जब 2s के बाद आता है 2p, जो कि बेरिलियम के केस में खाली है, और 2s और 2p के बीच में एनर्जी का गैप नहीं होगा। 2s अभी खत्म नहीं हुआ होगा, उतने में 2p शुरू हो गया होता है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बड़े मजे से 2s से 2p में एंटर कर जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी मेटल आप लेंगे तो उसमें क्या होगा, या तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड, जैसे बेरिलियम के केस में इट इज ओवरलैपिंग, वैलेंस बैंड और कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड था और ये वैलेंस बैंड था, तो ये ओवरलैपिंग है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है और ये शुरू हो गया है। तो यहां पे भी बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। या फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैपिंग नहीं भी हैं तो उनके बीच में गैप नहीं होगा। इस स्थिति में बड़ी आसानी से वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट कर लेंगे। तो ये अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को समझने के बाद अब हम इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज योर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या है, आइदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर अलग अलग हैं तो उनमें गैप नहीं है, देयर इज प्रैक्टिकली नो गैप। और कई बार गैप की तो छोड़ दीजिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप ही कर गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर में ये गैप इतना ज्यादा है, ये मान लीजिए कि आपने इस लेवल से इस लेवल तक जाना है, छलांग मारनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कोई तीसरा आदमी है जो आपकी मदद भी करेगा, लेकिन ये इतनी बड़ी छलांग आपके बस की नहीं, आप नहीं मार पाएंगे इतनी छलांग, तो आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, आप कंडक्शन बैंड में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। कोई तीसरा आदमी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी मदद भी करे तो भी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंडक्टर्स में किसी तीसरे आदमी की ज्यादा मदद की जरूरत नहीं, हल्का सा आप इशारा करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एंटर कर जाएंगे, यहां भी और यहां भी। इंसुलेटर्स की बात थोड़ी सी इन बिटवीन केस है ये, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनके बीच का गैप इतना ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। ये इतना बड़ा जंप नहीं है, मतलब ये जो बीच का गैप होता है, जो जंप हमने मारना होता है, इसको कहते हैं फॉरबिडन बैंड। कंडक्टर्स में तो फॉरबिडन बैंड नाम की कोई चीज नहीं है प्रैक्टिकली। इंसुलेटर्स में फॉरबिडन बैंड इज वेरी स्मॉल, इट कैन बी इजीली नेगोशिएटेड, बट इन इंसुलेटर्स द फॉरबिडन बैंड इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी कवर्ड अप, इट कैन नॉट बी जम्प्ड। सो इसलिए इंसुलेटर्स तो बैंड थ्योरी के आधार पे आपने बताना हो तो ये तीनों फिगर्स आपको समझनी चाहिए, और फिर आपने बताना है, आप ये चीज बता सकते हैं कि कौन चीज कंडक्ट करेगी कौन सी नहीं करेंगी। नाउ हमने एक और बात की थी कि एक सेमीकंडक्टर्स या डोपिंग नाम की आपने एक बात सुनी होगी। डोपिंग एक तो स्पोर्ट्स में आता है कि जब कोई ड्रग्स वगैरह लेके खेलता है तो डोपिंग शब्द सुनने को मिलता है, या फिर सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू सेमीकंडक्टर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैसे, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सिलिकॉन का आपको पता होगा कि इसके पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दूसरे सिलिकॉन के साथ ये 4 बॉन्ड बनाता है, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर किसी और सिलिकॉन के साथ, एक इधर बनाना था अगर यहाँ सिलिकॉन होता। नाउ लेट अस से हमने क्या किया, सिलिकॉन में एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाने जा रहे हैं, तो हमने एन टाइप के लिए ग्रुप 15 में से फास्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम कुछ भी डाल सकते थे, हमने फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाल दी। तो इम्प्योरिटी डालने का मतलब है क्रिस्टल में कहीं ना कहीं अब सिलिकॉन की जगह कौन बैठा रहेगा, फास्फोरस बैठा रहेगा, ये फास्फोरस है वो। तो अब फास्फोरस के पास फास्फोरस के 3s2 और 3p3 है वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 में से 4 तो काम आ गए, एक इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा इसके साथ बनाया, तीसरा इसके साथ बनाया, चौथा इसके साथ बनाया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस का, वो किसी कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं बंध पाएगा, इट इज फ्री नाउ। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, और मतलब जितने आप फास्फोरस ऐसे ऐड कर देंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फटाफट भागेंगे, बाकी उतने फास्ट नहीं भाग पाएंगे। तो यानी कि by adding phosphorus we have increased the electrical conductivity of silicon। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला फैक्टर है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए हमने इसको बोल दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ, अगर हम सिलिकॉन की डोपिंग ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम वाले ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ कर देते, लेट अस से हमने इंडियम के साथ किया है, तो जिसके वैलेंस शेल में ns2np1 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके वैलेंस शेल में। तो क्या स्थिति बनेगी, इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3।
अब एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, और चौथे सिलिकॉन के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बनाना था, सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, इंडियम के पास नहीं है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई. दिस इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एज होल. इट इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज, बट इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको हम क्या कहेंगे, होल. और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम थोड़ा पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं. वो इसलिए कि जब अब आप यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की और इधर नेगेटिव, तो क्या होगा, इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, फिर यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा, फिर इसको भरने के लिए कोई इधर से मूव करेगा. यानी कि मूव तो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स, जिनको हम इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स जो है ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के साइट होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, पी, यानी कि सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव. पी टाइप पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होता ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल देंगे. ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये हमारे एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर से डायोड्स बनते हैं, और विच एक्ट एज रेक्टिफायर्स. या फिर एक लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर की, बीच में पी टाइप की, और फिर तीसरी लेयर एन टाइप की, या दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की लेयर्स और बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर सैंडविच करके हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, विच आर यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स. और सोलर सेल आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि फोटो डायोड है, और इसमें लाइट एनर्जी को कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. थैंक यू.